लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है प्रीति, वो नेपाल को कितना पीछे ले जा रहा है। 2015 में इसी तरह का भूकंप आया था और ये दो तस्वीर देखिए आ गई, किस तरह से पहले की तस्वीर कैसे कल बहती हुई ये त्रिशूली नदी और भोटे काशी है, उसकी तस्वीरें देखिए। सब कुछ सामान्य, पुल सामान्य है, गवर्नमेंट ऑफिस सामान्य है, लेकिन 3 सेकंड के अंदर कैसे खौफनाक मंजर में बदल जाता है। अब ये देखिए, अब एक तस्वीर में देखिए वो त्रासदी, और त्रासदी के बाद ये सैलाब अपने पीछे क्या छोड़ गया है। ये भोट UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। काशी की तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें वहां की हैं। तमाम लोग वहां पर खड़े हैं और कैसे मलबे को, स्लज को हटाया जाए। जो लोग जिंदा रह गए हैं उनका सब कुछ ये सैलाब बहा कर ले गया है। अब सरकार के सामने संकट यह है कि इनको वहां से निकालना, इन तक खाने और पीने का प्रबंध करना, और सबसे बड़ी बात कि इस मुश्किल दौर में बीते 12 सालों में नेपाल ने बहुत कुछ देखा है। 2015 में वो भूकंप के झटके देखे हैं जिससे अभी नेपाल उबरने की कोशिश कर रहा था। बीच में गृह युद्ध जैसी स्थिति, तमाम आधा नेपाल जला दिया गया, और अब कुदरत का यह सितम। प्रीति, कैसे इन तीनों घटनाओं को देखा जाए? एक तो नेपाल जिस स्थिति में गुजर रहा है, इस बात को समझना कि बीते अगर आप एक दशक पर नजर दौड़ाएं तो नेपाल एक ऐसा अस्थिर देश रहा है जिसकी तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती है। चाहे हम भूकंप की बात कर रहे हैं, चाहे हम भूस्खलन की बात कर लें, चाहे हम इस बाढ़ तबाही की बात कर लें, या फिर सत्ता परिवर्तन की बात कर लें, बीते कई वर्षों से एक अस्थिरता बहुत बड़े लेवल पर देखी है नेपाल ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो तस्वीरें आई हैं सामने, ये नेपाल को ऐसा लग रहा है कि और कई वर्षों पीछे ले जाएगी। कितना वक्त लगेगा प्रीति? जो तस्वीरें, जो तबाही की तस्वीरें प्रीति नेपाल से आ रही हैं, वो तस्वीरें आपने देखी, लगभग कितना वक्त लग सकता है नेपाल को उभरने में? क्योंकि गृह युद्ध और सत्ता परिवर्तन वाली तस्वीर देखे सब कुछ जलकर राख हो गया, और उसके बाद ये त्रासदी बेयर करने की कंडीशन में नेपाल तो नहीं था। विपिन, आप 2015 में वहीं पर थे, और आप सोचिए तब के हाल और अब के हाल, आप खुद एक कंपेयर कर पा रहे होंगे कि कितनी बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है, और ऐसे में अब नेपाल को उबरने में कितना वक्त लग जाएगा। वो इसलिए कहा जा रहा है कि सब कुछ एक बार फिर से कोशिश करता है नेपाल खड़े होने की, और फिर वो धराशायी हो जाता है और बुरी तरह से लड़खड़ाता है। और एक बार फिर से जब कोशिश होती है कि सब कुछ ठीक ठाक होने जा रहा है नेपाल में, नेपाल के लोगों को सुकून होता है, और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं उसे कहीं का नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, और आखिरी सवाल से जो बादल फटकर आया है, इसके बाद तो हालात बहुत ही बुरे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल, भारतीयों के लिए ये खबर कितनी चिंताजनक है? हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसके लिए हमारे लिए चिंताजनक है, लेकिन भारत के बहुत सारे, लगभग मैं जहां तक मेरी जानकारी है, लगभग 12 से 15 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। उसमें यूपी भी है, बिहार भी है। उनके लिए कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? और ये सैलाब जब आगे बढ़ा होगा तो कितनी देर में भारतीय सीमाओं को छू सकता है? कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट इस इमेज के जरिए मैं बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमने कहा कि ये तिब्बत से बादल फटकर यहाँ पर आया, त्रिशूली की जगह रसुआ का पूरा हिस्सा उसने कवर किया, इसके बाद आगे आया, हमने भोटे काशी को दिखाया, उसके बाद त्रिशूल नदी पूरी तरह से जद में लेते हुए, और अब जब नीचे की तरफ आएंगे ना, तो ये बॉर्डर एरिया लगता है 170 किलोमीटर का दायरा अगर छोड़ दें तो बिहार से ये बॉर्डर लगेगा, नारायणगढ़ की जहां पर बात करें, जहां पर ये फ्लैश फ्लड का मलबा पहुंच चुका है। अब आप ये सोचिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे में भारत की तरफ बहुत तेजी के साथ नुकसान की जानकारी की खबरें हो सकता है कि आज या कल तक सामने आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फ्लैश फ्लड हुआ है। यूपी और बिहार को अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बिहार से 170 किलोमीटर की दूरी तक ये स्लज आ चुका है और लगातार उसी वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया प्रीति इस जानकारी के लिए।